बच्चों, वेलकम। आज एक नया टॉपिक है आपके लिए लेके आया हूं। रे ऑप्टिक्स के बाद रे ऑप्टिक्स का ही एक टॉपिक है। आप लोगों ने अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा है, उससे रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर पढ़ा है, आपने रिफ्लेक्शन में स्फेरिकल मिरर पढ़ा है। आज ये तीसरा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बेसिकली इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस पढ़ेंगे। फिर फ्लैट सरफेस का एक पार्ट होगा प्रिज्म, वो एक पार्ट होगा, और एक पार्ट होगा लेंसेस। तो ये तीन पार्ट में आएगा, और फिर एक पार्ट होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये। आई होप बाकी आपको पार्ट समझ में आए होंगे। हम लोग उसको लाइव कर रहे हैं ग्रेजुअली, एक एक करके वीडियोस को, और आप बेनिफिट उठाइए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज चैनल एक्सपेंड होना चाहिए। आपका चैनल है, आपको बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है, और मैं चाहूँगा कि आप मैक्सिमम उससे लीजिए। और बेटा ये चैप्टर जो रिफ्रैक्शन है, जैसा नाम है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने इसे जूनियर क्लासेस में देखा होगा। म्यू या एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू या एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है बेटा, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब एक डाउट, लिखते ही डाउट आ जाता है, मीडियम कौन सा? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता करना होता है। बेसिकली हर मीडियम में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया जाता है। मतलब ये बताता है कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। लाइट वैक्यूम में जैसा ट्रेवल करती है वैसा वाटर में नहीं ट्रेवल करती, वैसा ग्लास में नहीं ट्रेवल करती, वैसा किसी और एक डेंसर मीडियम में, फॉग में वैसा ट्रेवल नहीं करती। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी का आइडिया देता है किसी मीडियम का। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो फिक्स है, और उस मीडियम में स्पीड, अगर ये निकल गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। तो मैं जनरली म्यू से लिखता हूं, और बुक में, आईएससी की बुक में एन दिया होता है, सीबीएसई म्यू दिया होता है, तो आप रिलेट कर लेना C अपॉन V। अब आपको ये अच्छी तरह से पता है, सिंस C इज ग्रेटर देन इक्वल टू V, एयर या वैक्यूम में सेम लेते हैं, V एयर V वैक्यूम में, अदरवाइज V कम होता है C से, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थोड़ा सा और जान लो, वाटर में म्यू की वैल्यू 4/3, ग्लास के केस में म्यू की वैल्यू होती 3/2। ये दो बहुत ही मेन होते हैं। एयर में अप्रॉक्स 1 ले लेते हैं, जो वैक्यूम के बराबर होता है। डायमंड में काफी ज्यादा होता है, 2 पॉइंट समथिंग। तो आपको ये बेसिकली जानना होगा। अब कुछ छोटी छोटी और बातें, जैसे कि मान लो एक मीडियम है, ये है वैक्यूम, ये मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में रे जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ये जान लो। ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ाया गया है, मुझे पता है। वेवलेंथ की बात करें तो वो कम हो जाता है। ये वेवलेंथ है, ये लैम्डा नॉट है, तो लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट। कितना होता है, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। 2 सब पेन ले लेता हूं। जब आपको पता है फ्रीक्वेंसी सेम होती है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है। फ्रीक्वेंसी हो गया, ये एयर या वैक्यूम है, तो C अपॉन लैम्डा नॉट, V अपॉन लैम्डा। तो ऐसा करो, C अपॉन V इधर ले आओ, लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा। व्हाट इज दिस? ये होगा म्यू बेटा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप यहां लिख देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन म्यू। तो किसी मीडियम में लैम्डा की वैल्यू कम हो जाती है, सिंस
म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट। देखो ये बड़ा दिखाया हूं, ये थोड़ा सा छोटा दिखाया हूं। अब इस पर रिलेटेड एक चीज और है, वो भी आपको जानना चाहिए। एक बात और बता दो, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन से जितना जानोगे उतना बेटर होगा। अब ये भी पढ़ा है सी बाई वी, सी को 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, वी को जनरली लिख देते हैं म्यू एप्सिलॉन। तो अगर सी बाई वी लिखता हूं तो ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन अपॉन μ0 एप्सिलॉन नॉट, जिसे तुम म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हो। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एक और फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है वो, लैम्डा का, बहुत ही इजी चीजें चल रही हैं अभी, कॉचीज फॉर्मूला। कॉचीज फॉर्मूला ये भी बताता है कि कैसे वेवलेंथ डिपेंड करता है म्यू पे। तो इसके अकॉर्डिंग तो रिलेशन होता म्यू या एन इज ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर सी बाई लैम्डा टू द पावर 4 डी बाई लैम्डा टू द पावर 6, ऐसे ये सारे कांस्टेंट होते हैं। तो रफली आप कह सकते हो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जैसा हमने अभी अभी देखा है, या लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो ये था कॉची फॉर्मूला। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरी तरफ से इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना, बहुत हेल्प करेगा आपकी। हेडिंग है ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ एंड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब ये होता क्या है? ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ आप समझ सकते हो कि किसी ऑप्टिकल मीडियम में क्या रे का क्या लेंथ होगा। जो एक्चुअल लेंथ तो जो दिखता है हमें वही है, मेजर कर सकते हैं, ये हमें फिजिकल लेंथ दिखता है, बट एक्चुअल कुछ और होगा। रे को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, मे बी रे ज्यादा टाइम लेगी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में। ऑप्टिकल पाथ लेंथ वही होगा, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ जो मेजर कर सको, जो दिखने में लग रहा है। तो दो एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं, एक ये ग्लास, एक मीडियम है ऐसे, चलो इसको एयर ले लेते हैं, इसको एयर या वैक्यूम, जहां μ1 है, इसका लेंथ है ले लेते हैं। इतना ही बड़ा एक मीडियम लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा, एक नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम को, जो एयर नहीं, उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। डेंसर, दो टाइप का मीडियम होता है, एक डेंसर होता है, एक रेयरर होता है। रेयरर का मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, डेंसर का हुआ मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। जैसे इफ यू कंपेयर विद एयर एंड एनी अदर मीडियम हैविंग सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर मस्ट बी रेयरर एंड दैट मीडियम मस्ट बी डेंसर। लेकिन दो डेंसर मीडियम है, उसमें से कौन ज्यादा डेंसर है? वो वही होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब ये दो हमने लिया, एक एयर वाला है और एक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है। ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, यहां पे म्यू की वैल्यू है 1। ये दोनों में रे को ट्रेवल करवाते हैं, ये गया रे ए से बी, यहां भी रे को ट्रेवल कराते हैं, ये गया फ्रॉम ए से बी। ये अब देखते हैं दोनों में टाइम कितना लगता है। टाइम टेकन बाय द रे टी नॉट, टाइम होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट होगा एयर या वैक्यूम में। यहां टाइम कितना लगेगा? यहां लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट म्यू इज गिवन एज सी अपॉन वी, सो v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। इसको लिख लो, इसको a लिखो, इसको 2 लिखो। ये आपने समझ लिया? तो v को रिप्लेस कर दो c अपॉन म्यू, तो ये हो गया म्यू एल अपॉन सी। अब जरा ध्यान से देखो, l एक्चुअल लेंथ है, म्यू एल उसका ऑप्टिकल लेंथ है, तो l हो गया ज्योमेट्रिकल लेंथ, म्यू एल हो गया ऑप्टिकल लेंथ। ओके बेटा,
म्यू एल ऑप्टिकल लेंथ हो गया। अब इसको कंपेयर करो तो टी लगेगा म्यू टाइम्स मोर टाइम, टाइम लगा म्यू टाइम्स ज्यादा ट्रेवल करने में, लेंथ म्यू टाइम्स ज्यादा चल रहे हो, टाइम म्यू टाइम ज्यादा लग रहा है। देखो ना, लेंथ हो गया म्यू एल, टाइम हो गया म्यू टी नॉट। तो एक वैक्यूम और एक मीडियम वाला, डेंसर मीडियम में तुमने कंपेयर करके देखा, वैक्यूम में लाइट जल्दी ट्रेवल करती है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, किसी डेंसर मीडियम में उसी डिस्टेंस को ज्यादा टाइम में ट्रेवल करती है। इनफैक्ट अगर इसको ऐसे समझें तो वैक्यूम में कम लेंथ चलती है, मीडियम में वो ज्यादा लेंथ चलती है। तो ये एक्स्ट्रा लेंथ कितना चलती है? एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल करती है बेटा ऑप्टिकल माइनस ज्योमेट्रिकल, तो म्यू माइनस 1 इंटू एल। बाद में टी टाइम मैंने रिप्रेजेंट किया, बाद में हम टी को थिकनेस भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ। नया कॉन्सेप्ट है, नया हेडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सारे फाउंडेशन इस चैप्टर के जितने अच्छे से पढ़ोगे आगे उतना ही हेल्प होगा। स्नेल्स लॉ नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। ये लॉ कहता है कि ये बेसिकली बताता है तुम्हें बिहेवियर ऑफ रे व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं, एक म्यू1 मीडियम है, एक म्यू2 है और ये बाउंड्री है उसकी। मान लेते हैं, थोड़ा सीधा ड्रॉ कर दो, एक्सक्यूज मी। मान लेते हैं ये म्यू1 रेयर है और म्यू2 डेंसर है, यानी म्यू2 बड़ा है म्यू1 से। तो उन्होंने बताया, बेसिकली इनका लॉ है, अभी बताता हूं मैं। इनका लॉ है स्नेल्स लॉ, म्यू इंटू साइन आई इज कांस्टेंट। इट मीन्स साइन आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। व्हेन म्यू इंक्रीजेस साइन आई डिक्रीजेस। आई क्या है? आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई देखा होगा आपने, जो मिरर में देखा होगा, आई और आर वही वाला आई है ये। साइन आई डिक्रीज करने का मतलब हुआ आई भी डिक्रीज करता है। आई डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि रे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। तो म्यू बढ़ेगा तो रे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसको ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन म्यू इंक्रीजेस रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। व्हेन म्यू डिक्रीजेस साइन आई इंक्रीजेस, आई एम सॉरी, रिवर्स रिलेशन है, यानी आई इंक्रीजेस। तो इसको ऐसे लिखते हैं, व्हेन म्यू डिक्रीजेस रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एक जनरल कंक्लूजन और क्या लिख सकते हैं? जनरल कंक्लूजन ये होता है, यहां लिखता हूं, व्हेन ray of light enters from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, it bends away from normal, it moves away from
नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब हुआ इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम नॉर्मल और रेरर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। यानी चलो लिख भी देता हूं, रेरर से डेंसर जाएगा देन इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। उसी को स्नेल्स ने बताया। ऐसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप जैसे मिरर में ड्रॉ करते थे। ये हो गया इक्वेशन, हम ऐसे लिखते हैं इफ I इज इक्वल टू 0 R इज इक्वल टू 0। यानी अगर एक रे ऐसे इन करे तो मीडियम कितना भी डेंसर और एरर हो तो रे सीधी चली जाएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, तो फिर से रेरर टू डेंसर आया तो आई से आर हो गया। एक चीज और बता दूं तुम लोग को, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं नीचे से रे को ले जाऊं और आई पे ले जाऊं तो वो आर पे निकलेगा। उल्टा रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल एकदम सही है, ट्रू है, याद रखना आप लोग। अगर μ1 में आई है और μ2 में आर है, ऐसे आया आई से आर आया तो उल्टा कर दोगे, इधर आर कर आई कर दोगे तो वो आर जितना बड़ा ये आई जितना बड़ा आर हो जाएगा। चलो इसका मैं दूसरा नाम देता हूं, अगर ये आर लिख दूं, ये आर जितना बड़ा तो ये आई हो जाएगा। ये 60 ये 30 है और 60 से 30 की तरफ आया तो 30 से रे भेजोगे तो 60 पे निकलेगा, यानी रिवर्सिबिलिटी ट्रू है। यानी चाहो तो ऐसे बोलो कि अगर एक यहां मिरर लगा दे 90 डिग्री पे तो जैसे मैंने मिरर में पढ़ाया था ना, ये रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा और ऐसे निकलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपको हेल्प करेगी। और कोई इंफॉर्मेशन अभी दे रहा हूं आपको। अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ को और क्लियर करते हैं। तो एक बार फिर मैं सोचा आपको बता दूं, डेंसर से रेरर जाएगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। मान लो ये नॉर्मल है, ऐसे आई। अब रेरर से डेंसर जा रही है रे, तो इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो μ2 डेंसर है, यहां पे ये डेंसर है, ये रेरर है, ऊपर ये डेंसर था, ये रेरर था। अच्छा, ये स्नेल्स लॉ अगर पैरेलल मीडियम है तभी आप ऐसा लिख सकते हो, म्यू साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मीडियम ऐसे है कि यहां पे और यहां पे, अब देखो मान लो ये एक ग्लास है, या अब यहां पे आ रहा है एक आई, मान लो यहां गया, ऊपर और ज्यादा डेंसर है, फिर यहां से निकला वो मान लो ऐसे, तो ये आई ये आर, ये मान लो I1 ये R1, तो μ1 साइन ये μ1 μ2 ये μ3 मीडियम हो गया मान लो, तो μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R इज इक्वल टू μ3 साइन R1। ये नहीं लिखा जा सकता। ये इक्वेशन लिखने के लिए म्यू साइन आई कांस्टेंट, मीडियम पैरेलल होना चाहिए। मान लो अब यही एक पैरेलल रेस जो इस यहां पे एक ग्लास लगा होता तो लिख सकते थे। अब ये जो एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री पैरेलल नहीं है तो इक्वेशन ऐसा नहीं लिखा जा सकता। यहां लिखा जा सकता, देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल। अब कोई एक रे आई, यहां गई, यहां हुई ऐसे, यहां आई, यहां आई, मान लो ये I1 है,
मान लो ये R1 है, चलो I2 लिख देता हूं, 2 है तो I2, ये I2 तो बेटा ये भी I2, ये I3, ये I3 तो बेटा ये भी I3, ये I4, ये I4 और ये I5 मान लो, ऐसे। अब यहां आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो कैसे, μ1 साइन I1 इज μ2 साइन I2। अब यहां इसको लो, ये भी μ2 साइन I2 इज इक्वल टू μ3 साइन I3 इज इक्वल टू μ4 साइन I4 इज इक्वल टू μ5 साइन I5। एक बार नीट या जेई मुझे याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया था, ये एंगल दिया था, म्यू दिया था, यहां पे पूछ दिया था, तो आप फर्स्ट एंड फोर्थ डायरेक्ट लिख सकते हो। यू मे राइट दिस एंड दिस डायरेक्टली, यू मे राइट दिस एंड दिस डायरेक्टली, नो नीड टू गेट I2 फर्स्ट देन I3 देन I4, सीधे I1 और I4 का रिलेशन भी लिख सकते हो आप। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट था आपको बताने के लिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, बड़ा एप्लीकेशन। अब बेटा स्नेल्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लोग सोच रहे होगे सर हर चीज को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर तो इसलिए कहना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग TIR टिर बोल देते हैं। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखो जरा समझो। इसमें क्या है कि एक डेंसर से एक रेयर मीडियम में हम मूव करते हैं, पानी से एयर या ग्लास से एयर, इस तरह से। ये रेयर μ1 है, एयर भी हो सकता है, बाद में एयर ले लेंगे, और डेंसर म्यू है। डेंसर को थोड़ा सा डेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बाउंड्री है। एक ऑब्जेक्ट यहां है, I0 तो R0, I अगर I1 है तो R1 थोड़ा ज्यादा होगा, I और बढ़ा देंगे तो R और बढ़ जाएगा। देख रहे हो आप, I बढ़ा रहे हो, R बढ़ता जा रहा है। एक I ऐसा आएगा जिस पे ग्रेज करते हुए रे को निकलेगी 90 डिग्री, उसे हम क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं, क्रिटिकल थीटा से। उसके बाद ये जो मीडियम है, दिस मीडियम विल बी लाइक अ मिरर, मिरर की तरह काम करेगा। इनफैक्ट उसके बाद तुम ऐसा कह सकते हो कि ये एक प्लेन मिरर है जो उसमें सिल्वरिंग हुई है। अब एक रूल होता है ऑप्टिक्स में, जहां तक आपकी रे जाती है, जहां आपसे कहीं पे रे जा रही है तो वहां से आप पे रे आ सकती है, मैंने रिवर्सिबिलिटी बताया था। तो कोई अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को देखना है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, आप यहां हो और ये मीडियम है, तो इसकी रे आपके आंखों पे आनी चाहिए, तब आप इसको देख पाओगे। उल्टा भी यही चीज है, अगर यहां तुम हो, ऑब्जेक्ट यहां है, तो ऑब्जेक्ट पे, मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे तुम्हारी आंखों पे जानी चाहिए, तो ये चीज वैलिड है। यानी ऑब्जेक्ट की रे बाहर जा रही है तो बाहर की दुनिया के लिए ये विजिबल है, और इसको भी बाहर की दुनिया विजिबल है। कब तक? यहां तक। उसके बाद रे बाहर जा ही नहीं रही है तो बाहर से रे आएगी भी नहीं। यानी याद रखना, यहां तक इस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी बाहर से होगी। अनरिवर्सिबिलिटी बोलो, रिवर्स बोलो, बाहर के ऑब्जेक्ट को ये देखेगा, इसको बाहर के ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसके बाद नहीं दिखेगा, बिकॉज इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो TIR पे एट I इज इक्वल टू थीटा सी, μ2 साइन थीटा सी
इज इक्वल टू μ1 साइन 90। इसे ग्रेजिंग इमरजेंस कहते हैं, ग्रेज किया लाइट ने। साइन 91 साइन थीटा सी इज μ1 अपॉन μ2। थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ1 अपॉन μ2। इफ I is greater than theta c, TIR will happen। इक्वल टू भी बोल देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेज करता है, बट स्लाइटली मोर देन अगर करोगे तो TIR हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल एंगल हुआ, इसके बियॉन्ड रे बाहर नहीं जाएगी। अब छोटी सी कंडीशन ले लेते हैं, इफ μ2 म्यू है, μ1 एयर है, जनरली एयर ही ले लेते हैं, वैक्यूम या एयर, तो साइन थीटा सी होगा बेटा 1 बाई म्यू, थीटा सी होगा बेटा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल ऐसा है कि ये कोई एक लेक है, पानी है, पॉन्ड है, इसके अंदर कोई फिश है, उसको कोई शिकारी पकड़ना चाहता है या कोई बर्ड उसको पकड़ना चाह रही है, तो उसको कितना एरिया इसको विजिबल होगा, कहां से ये देख सकती है कि मैं सेफ हूं। मान लो ये है, ये ऐसे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बाहर का 1 और इसकी हाइट दे रखी है। अब तुम्हें पता है इसको बाहर की दुनिया TIR तक दिखेगी, इसके बाद नहीं दिखेगी। इधर भी वही TIR तक दिखेगी। टोटल देखा जाए तो ये दिखेगा, ये दिखेगा। अगर इसका रेडियस r है तो एरिया विजिबल ये 1 है। ये पूछा जा सकता है कि इसको कितना एरिया दिखेगा। एक बल्ब दिया जा सकता है पानी के अंदर, मतलब वाटरप्रूफ करके, तो कितना एरिया लाइट लिट होगा, कितना लाइट, कितने एरिया तक लाइट फैलेगी। या कोई यहाँ बर्ड है, किंगफिशर है, इसको अप्रोच कर रही है, तो वो कहां से अप्रोच ना करे, बेसिकली कैसे वो कितने एरिया में वो इसको दिखेगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, बहुत सही, बहुत इजी है। आर निकालना है आपको, ये थीटा सी तो ये थीटा सी। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ कहता है म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1, बिकॉज बाहर एयर है, ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा सी इज 1। साइन थीटा सी 1, तो साइन थीटा सी से कॉस टैन कॉट सब निकालना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल निकाल दो। परपेंडिकुलर 1 अपॉन म्यू, आई एम सॉरी, इट इज 1 अपॉन म्यू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो गया, बेस निकल जाएगा, रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अब टैन कॉट कुछ भी निकालो, तो टैन थीटा की जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा यहां अप्लाई करो, यहां पे परपेंडिकुलर r है, बेस h है, इट इज 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 यहां से, तो रेडियस आ गया h अपॉन, अगर रेडियस पूछता तो ये आंसर हो जाता आपका। एरिया विजिबल, तो एरिया विजिबल होगा पाई h स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों एक पार्ट में यही खत्म कर रहा हूं। अब अगले पार्ट में हम लोग शिफ्टिंग देखेंगे, कितना डेप्थ दिखता है अगर हम डेंसर से देखें तो रेयरर में कितना डेप्थ दिखता है, रेयरर से देखें डेंसर में। जैसे हम पानी के अंदर झांकते हैं तो पानी का लेवल ऊपर उठा हुआ दिखता है, जबकि वो ज्यादा गहरा होता है हमें कम लगता है, इसलिए स्विमिंग पूल के सामने लिखा भी होता है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस
अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें लेटरल शिफ्टिंग, लॉन्गिट्यूडनल शिफ्टिंग पढ़ेंगे। टिल देन बच्चों इसको दोबारा पढ़ना, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप आप इसको पसंद करोगे। थैंक यू वेरी मच।